Hello dear students, welcome back to Topic Mania series of Ranker JEE channel. This is Gaurav from IIT कानपुर. So students, आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्री रेडिकल केमिस्ट्री की. पिछले कई सालों से फ्री रेडिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चंस लगातार आए हुए हैं. आप जेईई मेन के पेपर को उठा के देख लें तो 2022 के पहले अटेम्प्ट में भी क्वेश्चंस आए हैं, 2021 में दोनों अटेम्प्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं. ठीक है, और जैसा ट्रेंड रहा है हम भरोसा करते हैं कि आगे भी ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे. तो फ्री रेडिकल केमिस्ट्री कम समय देके, मतलब बहुत छोटी सी चीज है, हम लोग सीख सकते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता. फ्री रेडिकल जहां भी इन्वॉल्व होता है, कैसे कैसे रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है, हम लोग सीख सकते हैं. तो आइए हम लोग आज बात करते हैं फ्री रेडिकल केमिस्ट्री की. तो जैसा कि कार्बोकटान कार्बोनान के बारे में आप लोग सुने हैं, उसी तरीके से फ्री रेडिकल भी होता है. और नाम से पता चल रहा है कि कुछ इसमें रेडिकल कंटेनिंग स्पीसी का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, रेडिकल मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन. कार्बोकटान कार्बोनान उसी तरीके से ये भी एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है. अब कार्बोकटान कार्बोनान क्या होते हैं कि आपने देखा होगा, कार्बोकटान कार्बोनान बॉन्ड्स के होमोलिसिस की वजह से होते हैं, हेटेरोलिसिस की वजह से होते हैं. ठीक है, कुछ इस तरह का सिचुएशन होता है जहां पे एक एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ज्यादा. ठीक है, या तो यहाँ पे अगर X इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये दोनों जो बॉन्ड पेयर है ये X की तरफ ओरिएंटेड होते हैं और ये हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है बॉन्ड का. और रिजल्ट में क्या आता है, कार्बोकटायन बनता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है प्लस X नेगेटिव आता है. और अगर उसी तरीके से आपके पास इसका उल्टा सिचुएशन है कि यहाँ पे कुछ ऐसा है कि जो ये Y अटैच्ड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, तो ये जो लोन पेयर है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो कार्बन की तरफ होंगे और हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है. तो कुछ इस तरह से हमारा सिचुएशन बनता है, यहाँ पे कार्बोनाइन का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, ये Y पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को. लेकिन ये जो होता है अपना फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कैसा होता है, फ्री रेडिकल कुछ इस तरह से होती है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज ना होके हमारा होमोलिसिस क्लीवेज जब होता है तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इक्वली जब शेयर्ड हो जाते हैं कार्बन पे भी और सराउंडिंग एटम पे भी, तो जो स्पीसी फॉर्मेशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल. ये कार्बन फ्री रेडिकल है. ठीक है, ये बात हो गई. अब ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट जैसे जैसे स्टेप्स में जिन जिन रिएक्शंस में या फिर स्टेप्स में इन्वॉल्व होता है, वो रिएक्शंस का जो बिहेवियर होता है इन दोनों से अलग होता है. ठीक है, आपने देखा होगा मार्कोनिकॉफ है ना एडिशन देखा होगा कि उसमें क्या होता है, मार्कोनिकॉफ एडिशन में अगर हम लोग H2O2 यूज कर लेते हैं, किसी तरह का पेरोक्साइड यूज कर लेते हैं, तो बिहेवियर रिवर्स हो जाता है. जो होता रहता है वो होता इसलिए कि वहां पे फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है. अब फ्री रेडिकल ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, मतलब जो वहां पे मार्कोनिकॉफ एडिशन में होता है फ्री रेडिकल जनरेशन, वो कुछ इस तरह का होता है. हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, पेरोक्साइड यूज करते हैं. ठीक है, पेरोक्साइड यूज करते हैं. H2O2 भी होता है या फिर और भी बहुत सारे पेरोक्साइड के एग्जांपल्स आपको मिलते हैं. तो बेसिकली क्या होता है, वहां पे OH रेडिकल का जनरेशन होता है, जिसकी वजह से रेडिकल केमिस्ट्री वहां पे डोमिनेट करती है. और इधर जो होती है मार्कोनिकॉफ में, वहां कार्बोकटान का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो थोड़ी सी केमिस्ट्री इनकी अलग होती है. ठीक है, अब क्या होता है, अब अगर हम लोग बात कर ले इसकी रेडिकल की, कार्बन फ्री रेडिकल की, तो आप यहां से देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 6. यहाँ एक डॉट इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन्स है. ऑक्टेट रूल के हिसाब से इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसी है. ठीक है, क्या है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसी है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. कोई मतलब इसको आए तो इलेक्ट्रॉन दे, ये ले सकता है. ठीक है, अगर यहाँ पे ये कुछ इस तरह का रेडिकल आपके पास है, CH3 रेडिकल दिया हुआ है अगर आपको, तो ये लोन पे डॉट इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, ये p ऑर्बिटल में है, तो ये तो रिपल्शन क्रिएट करता नहीं है, मतलब इसका जो शेप होता है वो प्लेनर होता है. प्लेनर एज इन की प्लेनर, जब हम लोग कार्बोकटान के बारे में बात कर रहे थे तो कार्बोकटान प्लेनर का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन था उसका. अब यहां से देख लो, 2 2 4 2 6 ही इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, 3 ही टोटल बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर है. ठीक, अब यहाँ पे 6 है, मतलब ये 3 बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर है आपके पास, तो आपने sp2 डिक्लेयर किया था. यहां पे क्या है, 3 बॉन्ड पेयर है. ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 0.5 लोन पेयर है. ठीक है, कुछ इस तरह का सिचुएशन बन रही है. मतलब यहां से, और इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. कैसे है, 3 बॉन्ड पेयर है. ठीक है,
प्लस एक लोन पेयर है। तो ये जो रेडिकल है क्या इन दोनों के बीच में नहीं है, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में है 3.5 टाइप का, कुछ 3.5 टाइप का है, ठीक है। लेकिन शेप प्लेनर इसलिए होता है कि यहाँ पे जो ये डॉट इलेक्ट्रॉन है ये p ऑर्बिटल में है, और वो p ऑर्बिटल क्या करता है, मतलब ये जो डॉट इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं उन पे रिपल्शन क्रिएट उतना नहीं करता कि इनका शेप हिंडर्ड हो जाए, टिल्ट हो जाए या फिर पिरामिडल हो जाए, इसलिए इसका शेप प्लेनर होता है। कई कई केसेस में इसका शेप पिरामिडल भी होता है, ठीक है, लेकिन उतनी आपको जानकारी की जरूरत नहीं है, उतना जानने की जरूरत भी नहीं है। तो वो बहुत ही वास्ट, जब आप डीप में जाके पढ़ेंगे रेडिकल केमिस्ट्री तो वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये बात हो गई। अब क्या होता है कि जो रेडिकल होते हैं वो जनरेट कहाँ होते हैं, किसी रिएक्शन में, अगर आपने लाइट के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, पहला चीज तो अगर आप लाइट के प्रेजेंस में कर रहे हैं। दूसरा क्या है, अगर आप बहुत ही ज्यादा हीट कर रहे हैं किसी रिएक्शन को, लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर इसके इस टेम्परेचर तक ले जाकर कोई रिएक्शन करा रहे हैं तो आपका फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है। तीसरी चीज, अगर आप किसी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करा रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी बात किया कि जैसे मार्कोनिकॉफ वगैरह है ना, एंटी मार्कोनिकॉफ बेसिकली, या फिर अगर किसी की फ्री रेडिकल के ही प्रेजेंस में आप रिएक्शन करा रहे हो तो फ्री रेडिकल जनरेशन होता है। ये सारे तरीके होते हैं कि कहीं पे आपने लाइट, मतलब कहीं लाइट भी लिखा होता है, कहीं एचन्यू भी इस तरह से लिखा होता है, तो आपको ये अंदाजा लगा लेना है कि भाई यहाँ पे फ्री रेडिकल केमिस्ट्री डोमिनेट करेगी। इतनी सी बात हो गई। दूसरी बात, तीसरी बात, ये तो दूसरी बात हो गई, ठीक है। पहली बात हम लोगों ने उसके स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में बात की, दूसरा उनका जनरेशन कैसे होता है। तीसरी जो उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं किसी रेडिकल केमिस्ट्री में, पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, ठीक है, इनिशिएशन होता है, इनिशिएशन ऑफ व्हाट, फ्री रेडिकल ऑब्वियसली। दूसरा स्टेप होता है, पहला स्टेप है ये, दूसरा स्टेप है प्रोपगेशन, तीसरा स्टेप है आपका टर्मिनेशन, ठीक है, टर्मिनेशन। अब इनका मतलब क्या है कि कोई स्टेप जिसमें आपका फ्री रेडिकल का जनरेशन हो रहा हो, ठीक है, ये जो सारे स्टेप है ये बेसिकली फ्री रेडिकल का जनरेशन ही तो करते हैं, ठीक है। इनको एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल सोर्स की तरह हम लोग यूज करते हैं फ्री रेडिकल जनरेट करने के लिए। तो पहला स्टेप बेसिकली ये है इनिशिएशन, किसी रिएक्शन का इनिशिएट होना, इनिशिएशन है। प्रोपगेशन, वो जो फ्री रेडिकल आपका इनिशिएट हो गया, ठीक है, फ्री रेडिकल आपका इनिशिएट हो गया, वो रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, प्रोपगेट करेगा आगे की तरफ जाके, अपने ही जैसा या फिर अपने जैसा बिहेवियर रखने वाला कोई स्पीसीज जनरेट करेगा। फ्री रेडिकल यहाँ पे जनरेट हुआ है तो जनरेट होकर खत्म थोड़ी ना हो जाएगा, वो तो बहुत सारे रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, वेरी अनस्टेबल, तो वो जाके आपका कोई रिएक्शन जो होगा उसके आसपास जो केमिकल्स होंगे उनको कैटालाइज करेगा। कैटालाइज करेगा मतलब अपने जैसा प्रॉपर्टी रखने वाला स्पीसीज जनरेट करेगा, बेसिकली कोई फ्री रेडिकल जनरेट करेगा जो पॉसिबल होगा। उसके बाद ये रिएक्शन चलती ही थोड़ी रहेगी, टर्मिनेट भी तो होगी एक समय पे जाके, ठीक है। तो ये टर्मिनेशन स्टेप है। कोई अपने जैसा या फिर किसी तरह का रेडिकल थक जाएगा, अपने जैसा कोई दुखी आत्मा को लेके मिलके कंबाइन कर लेके रेडिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, टर्मिनेशन हो जाएगा, ठीक है। ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात ये है कि जो रेडिकल केमिस्ट्री, जो रेडिकल्स हमारे केमिकल रिएक्शन में बनते हैं वो बेसिकली उनका स्टेबिलिटी, हम लोग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पढ़ते हैं, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी पढ़ते हैं, ठीक है, उसी तरीके से फ्री रेडिकल की भी स्टेबिलिटी है। अब हमने यहाँ पे बात किया था कि भाई फ्री रेडिकल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसी होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसी होती है, यहाँ पे हमने बोला है। अब कार्बोकैटायन भी तो कुछ इसी कैटेगरी में आते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसी है, लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसी नहीं है ऑक्टेट रूल के हिसाब से। तो यहां से पॉइंट ये है कि जो यहां से आपको मिलेगा, ठीक है, जो स्टेबिलिटी का ट्रेंड होगा या फिर स्टेबिलिटी वाले जो फैक्टर होंगे, ठीक है, वो कुछ इस तरह के ही होंगे जैसा कि आपने कार्बोकैटायन में देखा था, ठीक है, एग्जैक्टली सेम एज कार्बोकैटायन। मतलब जो इसकी स्टेबिलिटी होगी फ्री रेडिकल की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्लस एम ग्रुप या फिर प्लस आर ग्रुप और प्लस आई ग्रुप के, या फिर अगर मैं कह दूं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी प्लस माइनस आई माइनस एम माइनस आर, इनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यही सारे फैक्टर्स कार्बोकैटायन के भी स्टेबिलिटी या फिर डिस्टेबिलिटी के कारण होते हैं, ठीक है। अगर और बात हम कर लो, यहाँ पे कर ले हम लोग, तो क्या होता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, अगर हम लोग बात कर लें स्टेबिलिटी का ऑर्डर, जैसे कार्बोकैटायन की भी एक सीरीज होती थी ना स्टेबिलिटी,
कार्बोकैटायन की भी एक सीरीज हुआ करती थी, जिसमें हम लोग देखते थे कि कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, उसके बाद कौन सा है ना। तो उसी तरीके का ऑर्डर ये इसका ये है कि भाई यहां से PH3C रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। PH2CH रेडिकल, उसके बाद PHCH2 रेडिकल, ठीक है। उसके बाद अलाइलिक रेडिकल, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कुछ ऐसे ट्रेंड, आपको जैसा कार्बोकैटायन का होता है कुछ उसी तरीके से आप फॉलो करते चले जाएंगे इसको। और सबसे लास्ट में आएगा आपका मिथाइल रेडिकल। तो ये ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर है। अच्छा, स्टेबिलिटी को देखने के लिए हम लोग जब स्टेबिलिटी चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, जैसा कि हम लोग बात करते थे ना कि कोई भी रिएक्टिव इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आपको जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स है उसको ध्यान में रखना पड़ता है। तो सबसे पहले आप देखते हैं क्या, रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। रेजोनेंस स्टेबलाइज जो होते हैं फ्री रेडिकल वो सबसे ज्यादा स्टेबल माने जाएंगे। उसके बाद आएगा आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। फिर उसके बाद आएगा इंडक्टिव, ठीक है, इंडक्टिव। ये जो ट्रेंड होगा इसके बेसिस पे हम लोग जज करेंगे बेसिकली कि कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, जिसमें रेजोनेंस होगा वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा। ये सारी बातें हम लोग इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी में बात किए हुए हैं, ठीक है। तो इतनी सी बात है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि फ्री रेडिकल में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो इतने कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इतने कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर पहला क्वेश्चन आप देख ले, यहां से पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है रिसेंट ईयर का, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कंटेन्स नंबर ऑफ ब्रोमीन्स, ठीक है। ये NAT टाइप का, कितने नंबर ऑफ ब्रोमीन्स होंगे। अब आपको दिया है यहाँ पे Br2 दे दिया है और HNu दे दिया है, मतलब आपको पता चल गया कि भाई यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल जनरेट होने वाला है, ठीक है। अब फ्री रेडिकल जनरेट होगा तो आप बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल जनरेट होने के लिए बेसिकली क्या होता है, यही वाला बॉन्ड टूटता है। मैक्सिमम केसेस में आपको यही वाला बॉन्ड टूटता है, C और H का बॉन्ड टूटता है। अब ऐसा नहीं है कि ये वाला फ्री रेडिकल बना लो, ये वाला फ्री रेडिकल बना लो, ये वाला फ्री रेडिकल बना लो, ठीक है। कोई कहेगा कि भाई ये वाले भी तो H वाले हैं, ठीक है, क्या हम इनको तोड़ सकते हैं, या फिर यहाँ बहुत सारे आपको CH बॉन्ड मिलेंगे। तो सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल जहां से बन रहा होगा आपको वो बॉन्ड तोड़ना है। अब आपने जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पढ़ी थी या फिर कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी पढ़ी थी कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे कार्बोकैटायन है और एक आपको दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे कार्बोकैटायन है, और एक दिया हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे कार्बोकैटायन है। अब हमने बात किया हुआ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी वाले वीडियो में कि भाई यहाँ पे इस वाले कार्बोकैटायन का जो जनरेशन हुआ वो sp कार्बन से हुआ है, जिसमें s कैरेक्टर 50% है। तो ये वाला कार्बन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की, रेजोनेंस इफेक्ट में आप बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो ये बात है। अब इसमें हम लोग अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो कुछ इस तरह से स्टेबिलिटी होगी। हम अभी बताए हैं कि जो रेडिकल केमिस्ट्री के जो रेडिकल्स की स्टेबिलिटी जो होती है वो इनके जैसी ही होती है, मतलब जो रेडिकल होंगे उनका भी ऑर्डर यहीं पे होगा, ऐसा ही होगा। अगर यहाँ पे हमने रेडिकल लिखा होता तो भी ये ऑर्डर सेम ही रहता स्टेबिलिटी का, ठीक है। तो आपको पता है ये वाला जो आप यहाँ पे रेडिकल जनरेट करेंगे तो ये कैसा है, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप यहाँ पे रेडिकल जनरेट कर लें, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी आप यहाँ पे रेडिकल जनरेट कर लें, ठीक है। और तो कुछ डिफरेंट टाइप के CH बॉन्ड नहीं है, ठीक है। ये वाला भी डबल बॉन्ड से ही लगा हुआ है, ये सिंगल बॉन्ड से 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और यहाँ से, ठीक है। 3 तरह के रेडिकल जनरेट आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उस वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान देखें तो ये सब आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां से जब जनरेट होगा फ्री रेडिकल तो वो बहुत ही कम स्टेबल होगा। यहां आप जनरेट करेंगे ये 1 डिग्री है, यहां आप जनरेट करेंगे ये 2 डिग्री है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, रेडिकल भी है, कार्बोकैटायन भी। अब 2 डिग्री जो ये वाला जनरेट करेंगे आप, तो आपको पता है कि यहां वाला जो फ्री रेडिकल है ये रेजोनेंस में है, ठीक है। ये कॉन्जुगेटेड है फ्री रेडिकल, ये
डीलोकलाइज्ड है, तो ये ऑब्वियसली बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब यही वाला फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा। अब फ्री रेडिकल एक बार आपने जनरेट कर दिया, अब ब्रोमिनेशन होगा, ठीक है। अब यहां से इस वाले कॉम्पोजिशन की वजह से Br रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और ये यहां जाके ऐड हो जाएगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब यहां से अगर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ये एज इट इज रहेगा, यहां पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम विल बी 1। कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है कि एथाइल बेंजीन में ये सीक्वेंस फॉलो कराओ और ऑप्शन बताओ। अब आपने अगर बेंजीन के फ्री इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने देखे हैं, तो ये जो इस तरह का सोर्स यूज होता है या इस तरह के रिएजेंट्स यूज होते हैं, ये बेसिकली किस लिए होते हैं? ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर ब्रोमिनेशन के लिए यूज होते हैं या फिर हैलोजिनेशन के लिए यूज होते हैं। ये अगर इस तरह का सोर्स यूज हो रहा है तो बेसिकली जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे एथाइल बेंजीन पे, तो एथाइल बेंजीन कुछ इस तरह से आपका होगा, ये, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा बेंजीन पे, तो ये कहां पे होगा? या तो ये और ये प्लस ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, या तो ये ऑर्थो पे कराएगा या तो पैरा पे कराएगा। अब एथाइल थोड़ा सा बल्कि ग्रुप है और आपको ऑप्शन में भी एज सच ऑर्थो पे ब्रोमिनेशन वगैरह उस तरह का कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये अंडरस्टूड है कि आप यहां से पैरा पे इनका ब्रोमिनेशन कराएंगे, ठीक है। अगर आपने यहां पे ब्रोमिनेशन कराया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप बोल रहा है कि Cl2 और हीट, ठीक है। Cl2 और हीट मतलब ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपको फ्री रेडिकल के बारे में अब सोचना है। यहां पे मेटल दिया हुआ था, ठीक है। मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं जो कि लेविस एसिड का काम कर सकते हैं, करते हैं। तो यहां से एक जो है इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा इस कॉम्बिनेशन से, लेकिन इस कॉम्बिनेशन से फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा। अब फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा, हमने अभी बात किया पिछले क्वेश्चन में कि ये बॉन्ड्स तोड़ना इजी नहीं है एज कंपेयर टू ये वाले बॉन्ड्स। अब यहां वाले में भी आपके पास ऑप्शन अगर है तो 2 डिग्री ही कार्बो का फ्री रेडिकल बनाएंगे और वहां पे क्लोरीन जोड़ देंगे दूसरे वाले स्टेप बी ऑपरेट करने के बाद। तीसरे वाले में बोला है अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH क्या कराता है? एलिमिनेशन कराता है। एक्वस होता तो सब्स्टिट्यूशन होता। अब सिंपली वही कर दो जो कराता है अल्कोहलिक KOH, ठीक है। अल्कोहलिक KOH कराएगा एलिमिनेशन, यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड और आप ऑप्शन ढूंढ लो, ये रहा आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सही बात है। अगला क्वेश्चन देख लो, ये 2021 का क्वेश्चन है, ये बहुत आसान। एक्सेस ऑफ आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन पहले ड्रॉ कर लो भाई, ये रहा तुम्हारा आइसोब्यूटेन, ठीक है। ऑन रिएक्शन विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एट 125 डिग्री। आपको क्लियर इंडिकेशन दे दिया है कि भाई आप HNu और 125 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन करा रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज द, है ना, गिव्स वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट अमंग दिस, आपको चूज करना है, ठीक है। अब यहां से फ्री रेडिकल जनरेट करने के लिए आपके पास ऑप्शंस कितने? एक यहां से कर सकते हैं, यहां से भी करेंगे सेम ही रहेगा, यहां से करेंगे सेम ही रहेगा। एक यहां से, एक हाइड्रोजन यहां भी लगा होगा तो यहां से भी कर सकते हैं। यहां से आप करेंगे तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, यहां से आप करेंगे तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के जैसा ही फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है, मतलब आप क्या करेंगे? यहीं से फ्री रेडिकल का जनरेशन करेंगे। अब जब यहां से फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा, ठीक है, और Br2 भी है आपके पास, तो यहां से इन दोनों मिलके Br रेडिकल का जनरेशन किया इन्होंने और यहां से फ्री रेडिकल कंबाइन करेंगे और कुछ इस तरह से प्रोडक्ट आपको देंगे। सिंपल, कुछ सोचना ही नहीं था, था ना। 4 नंबर का तो वर्थ इट भी नहीं था ये क्वेश्चन, ठीक है। आप यहां से चौथा ऑप्शन टिक करेंगे। फिर उसके बाद अगर आप बात कर ले यहां से कि आइडेंटिफाई द रिएजेंट्स ए एंड कंडीशंस फॉर द रिएक्शन, ये 2021 का क्वेश्चन है जेईई मेन का। अब यहां से देख रहे हैं आप कि यहां से भाई जा रहा है तो यहां क्लोरीनेशन करा रहा है, यहां क्लोरीनेशन करा रहा है, ठीक है, ठीक बात है। अब क्या होगा कि आपने देखा कि आपके पास ऑप्शंस, पहले तो ये देखा आपने एनहाइड्रस AlCl3, मैं इसलिए देख रहा हूं कि ये आप बोलेंगे कि सबसे पहले आप चौथे ऑप्शन पे कैसे चले गए। भाई हमको समय बचाना होता है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा होता है, ये बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ये एक तरह का लुईस एसिड है, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में हेल्प करते हैं। बेसिकली ये दोनों मिलके क्या करेंगे, Cl पॉजिटिव का जनरेशन करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करेंगे, आपको पता है, ठीक है। तो ये यहां पे अगर ऐड हुआ होता तो कहीं ना कहीं ये पाई बॉन्ड को ब्रेक किया होता,
ठीक है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली इस तरह के सिस्टम्स पे आपने बहुत रेयरली देखा होगा, और देखा भी होगा तो यार छोड़ो जाने दो, ये पाई बॉन्ड टूट गया होता और क्लोरीन कहीं इधर ही जुड़ा होता, तो ये तो नहीं होगा ना, ठीक है। और HCl एनहाइड्रस वही सेम बात है, इसी तरीके का कुछ है सिचुएशन यहाँ भी, ठीक है। तो यहां से भी कुछ आपका Cl पॉजिटिव का ही जनरेशन होने वाला है, ठीक है। तो ये दोनों भी गए, और उसके बाद जिंक क्लोराइड और HCl, ठीक है। तो आप एक बहुत फेमस सी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, आप उसमें जाके देखिएगा, ठीक है। आपको मैं वो नाम नहीं बताऊंगा, आप उसमें जाके देखिएगा, ये बहुत ही फेमस सी रिएक्शन है, ठीक है। तो आप ये रिएजेंट भी आपको याद होगा। और यहां जैसे ही आपने देखा, पहली बात तो आपने ये देखा होगा, तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई लाइट है, Cl2 है, तो फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा। अब फ्री रेडिकल वो वाला है जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, एक तो ये फ्री रेडिकल हो सकता है, ये फ्री रेडिकल दोनों एक ही है, एक ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये दोनों एक है। यहाँ वाला पॉसिबिलिटी है आपके पास, लेकिन उससे भी बेहतर पॉसिबिलिटी आपके पास जब है, आप ये डबल बॉन्ड के का फ्री रेडिकल क्यों बनाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे आप देखेंगे कि भाई अगर हम यहाँ पे फ्री रेडिकल बना रहे हैं, या फिर यहाँ पे फ्री रेडिकल बना रहे हैं, तो ये क्या है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है। ये बारी बारी अगर करें, ये दोनों रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो ये ज्यादा ही स्टेबल हो गया ना। अब रेजोनेंस स्टेबलाइज है और आपके पास Cl रेडिकल पड़ा ही हुआ है रिएक्शन मिक्सचर में, ठीक है। Cl रेडिकल तो पड़ा ही हुआ है, तो ये दोनों क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और इस तरह का प्रोडक्ट आपको दे देंगे। मतलब थोड़ा सा आपको कॉमन अंडरस्टैंडिंग लगानी है यहाँ पे, और आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाता, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आई होप कि आपको रेडिकल केमिस्ट्री में अब जो है आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और आने वाले एग्जाम्स में आप रेडिकल केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस कर देंगे। ओके, बाय बाय।